Hello students, a very good morning to all of you. I hope you all are well. सब लोगों ने इरादा बना लिया है, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का सिलेबस और बहुत ही सीरियसली अब पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। बहुत वक्त गुजर गया है ना, हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम जो है रेस्ट कर लिया, एंजॉय कर लिया, वॉट एवर यू से। अब नाउ द टाइम हैज़ कम, लेट्स बिगिन विद our syllabus, and the first chapter we are going to talk about is human reproduction. देखिए ये जो यूनिट है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट का वेटेज लगभग 9 से 10 सवाल है इस पूरे यूनिट का। उस यूनिट में से एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर का वेटेज लगभग 3 से 4 सवाल है, अबाउट 3 to 4 क्वेश्चंस। अभी पिछले साल का ही पेपर आप देखेंगे तो लगभग 3 या 4 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा, नीट में इसका वेटेज जो है लगभग 3 से 4 सवाल का है, अबाउट 3 to 4 क्वेश्चंस, है ना। हर साल कुछ साल तो 5-5 सवाल भी पूछे गए हैं, 5-5 क्वेश्चंस भी पूछे गए, बट एट एन एवरेज वी कैन से इट हैज़ अ वेटेज ऑफ अबाउट 3 to 4 क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, प्लस अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात करें तो उसमें भी इस चैप्टर का बहुत अच्छा वेटेज है ना। मतलब हमेशा ये समझ लीजिए कि 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में 7 या 8 मार्क्स लगभग मान करके चलिए आप, इतना जो है वेटेज इसका है बोर्ड एग्ज़ाम में। सीबीएसई के बारे में बात करें या एमयू के बारे में बात करें तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। लेकिन इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो पूरा बेसिकली वर्ड है यहाँ पर, जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए बिल्कुल भी मत घबराइएगा, चाहे कितने भी आप पढ़ाई में वीक हो या कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, हम लोग एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके एकदम हाईएस्ट पीक तक लेकर के जाएंगे, मतलब एकदम डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट तक, लेकिन स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम ज़ीरो, है ना। तो एक एक चीज़ बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जस्ट स्टिक टू द स्क्रीन फॉर नेक्स्ट हाफ आवर एंड यू विल लर्न अ लॉट, बिलीव मी। चलिए बात स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इस वर्ड के बारे में। तो देखिए, अगर इस वर्ड को खुद अगर आप देखेंगे तो ये 2 छोटे छोटे सब वर्ड से बना हुआ है, री एंड प्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, एंड प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ पैदा करना, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना। सो रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा प्रोड्यूस करना। क्या दोबारा प्रोड्यूस करना? हम लोग ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, ऑस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। बहुत सिंपल से ये डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। याद रखिएगा, हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर लेते हैं रिप्रोडक्शन को। हम लोग कह देते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल process in which an organism produces another organism similar to itself, another organism। और ये दूसरा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ये बेसिकली किस फॉर्म में होता है? ये ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में होता है। अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये है क्या? दिस इज एन ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। तो याद रखिएगा ये बात कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एक बात, अब दूसरी 1-2 छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिप्रोडक्शन इज a very important characteristic of all living organism। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर हैं वो सब के सब रिप्रोडक्शन तो जरूर करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मतलब इन जनरल अभी बोल रहा हूँ ये पॉइंट कि मतलब लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं।
तो रिप्रोडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। याद करिए क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में ही आपने पढ़ा है क्या कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। मतलब रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है ये लिविंग है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है ये नॉन लिविंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन करने के केपेबल नहीं होते। लेकिन क्या अगर रिप्रोडक्शन उनमें नहीं हो रहा है तो उनको नॉन लिविंग बोल देंगे? नहीं बोल सकते। तो मतलब रिप्रोडक्शन एक क्राइटेरिया नहीं है डिसाइड करने का कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस पॉइंट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बहुत जनरल वर्ड्स में मतलब एक जनरल सवाल बन सकता है क्या कि रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके बारे में क्या हम लोग कह देंगे कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर, it is an important feature of all living organisms, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, है ना। याद रखिएगा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। आप सब लोग जानते हैं सम स्टेराइल मेल्स ह्यूमंस, सम स्टेराइल फीमेल ह्यूमंस, सम म्यूल्स हैं। म्यूल और हिनी आपने पढ़ा होगा, इट्स अ बाई प्रोडक्ट और इट्स अ क्रॉस ब्रीडिंग प्रोडक्ट ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। याद आया, म्यूल एंड हिनी ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स को और आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट से रिप्रोडक्शन के बारे में जनरल बातें हमने बता दिया। अच्छा, अब एक सवाल और उठता है कि क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि भाई इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। तो व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यहां पर एक सवाल हम लोग करते हैं, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं, क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत सिंपल सा एक सवाल है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। भाई ठीक है, रिप्रोडक्शन हम लोग समझ गए क्या है, लेकिन क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो इसके दो बहुत मेन रीजंस हैं। एक सबसे पहला रीजन है अपने पीढ़ी को, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशंस, ताकि जनरेशन आगे बढ़े। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा ना तो उसकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, उसकी जनरेशंस आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि पीढ़ी आगे बढ़े, ताकि जनरेशंस आगे बढ़े। बात समझ गए ना। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। पहला क्या है, पहला इसका आंसर या पहला रीजन है कि क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, है ना, और कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। भाई ये बात आप समझिए, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस काम के लिए कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी स्पीशीज में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, मान लीजिए जो कैट्स हैं वो इस मूवमेंट पर रिप्रोड्यूस करना पूरे दुनिया में बंद कर दें किसी वजह से, तो हो सकता है आज से 10 या 15 साल के बाद इस दुनिया में एक भी कैट आपको नजर नहीं आए। तो ये स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन इस स्पीशीज को कंटिन्यू रखता है ना, ये जनरेशन को, पीढ़ी को आगे आगे बढ़ाता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो उस ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस इस हद से खत्म हो जाएगा और वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होते हैं उनमें यही तो बात है, उनका जो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, वो कम हो जाता है, रिप्रोडक्शन का रेट कम हो जाता है, इसलिए उनका नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं।
रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि यही जनरेशन को कंटिन्यू करता है, यही स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को बचा करके रखता है। अब एक दूसरा रीजन, एक और रीजन है कि क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्यों भाई, क्यों नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पॉपुलेशन के साइज को क्यों बढ़ाना? इसके फर्दर दो रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन होता है यूजुअली डोमिनेंस डेवलप करने का। आपने देखा होगा गांव वगैरह में कैसे होता है कि भाई इस घर में जो है 4 भाई हैं, 6 भाई हैं और सब मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस घर से जो है कोई यूजुअली लड़ाई नहीं करता है क्योंकि बड़े बड़े सब लोग हैं इसके अंदर और सब जो है एक साथ लड़ाई करने आ जाएंगे। सो टू डेवलप डोमिनेंस, है ना, डोमिनेट करना सोसाइटी। और ये सिर्फ ह्यूमंस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, इन फॉरेस्ट ऑल्सो दोज एनिमल्स विच हैव लार्जर पॉपुलेशंस आर मोर डोमिनेंट ओवर द कम्युनिटीज ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। तो एक रीजन है रिप्रोडक्शन का जो यहाँ पर मैंने बताया, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, और दूसरा रीजन मैंने बताया ऑफस्प्रिंग्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन में बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? ताकि उनका डोमिनेंस हो सके, ताकि वो सेफ रहें, फॉर सेफ्टी पर्सन, फॉर सिक्योरिटी पर्सन। तो ये बात याद रखिएगा कि फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ individuals in a population, किसी भी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करने का काम है। क्यों इंक्रीज करना? मैंने वो बात भी आपको बता दिया, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज करना। एक सब रीजन हमने आपको बता दिया, फॉर डोमिनेंस, है ना, किस लिए? डोमिनेंस के लिए। दूसरा रीजन हमने बता दिया फॉर डिफेंस एंड सेफ्टी, आपने खुद के फॉर डिफेंस, फॉर सेफ्टी, डिफेंस एंड सेफ्टी। बात समझ रहे हैं ना? और भी रीजंस हो सकते हैं कि क्यों ऑर्गेनिजम्स अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, बट दीज आर द 2 बेसिक रीजंस। तो हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन क्या है ना। उसके बारे में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फिर मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 रीजंस हमने दिए, और दूसरे रीजन में फिर हमने आपको उसके फर्दर रीजंस दिए, किस लिए? फॉर डोमिनेंस, फॉर डिफेंस एंड सेफ्टी। चलिए अब और आगे हम लोग चलते हैं, और रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं। तो देखिए अभी हम लोग बेसिक पूरा इस चैप्टर में पहले जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले मेन कोर पार्ट पे पहुंचेंगे। अभी चलिए फिर बात करते हैं हम लोग उसके बाद अब हमें क्या बात करना है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने से पहले एक और छोटा सा फील्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आजकल तो थोड़ा सा जो सिलेबस है हम लोग का वो पूरा प्योरली एनसीईआरटी बेस हो गया है, इस वजह से इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन पुराने टाइम में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से चैप्टर नहीं पढ़ाते थे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और उसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करते थे। तो क्या है मैं आपको बता दूं, इट इज़ द साइंस, और यू कैन से इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम गैमीट्स अप टिल द एडल्ट। मतलब सिर्फ वो गैमीट का फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन का मतलब बस वो स्टार्टिंग वाले पार्ट तक ही नहीं, मतलब सिर्फ बर्थ तक नहीं, बर्थ के आगे भी इसमें स्टडी किया जाता है। तो अभी देखिए वो बात आप समझ जाएंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट डील्स विथ द स्टडी of all the events or aspects from gametes to gametes से लेकर के कहाँ तक gametes to development of an adult, है ना। एक एडल्ट के डेवलपमेंट तक, गैमीट से लेकर के पूरे एडल्ट के डेवलपमेंटल तक जो भी इवेंट्स है, जो भी एस्पेक्ट हैं, उन सबको हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डाल देते हैं। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट, और दूसरा वाला जो है दैट इज पोस्टनेटल डेवलपमेंट।
नेटल डेवलपमेंट। अब क्या है इसका मतलब, मैं आपको बताता हूँ। प्री नेटल मतलब बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ के बारे में ही अब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब पूरा यही प्री नेटल डेवलपमेंट ही डिस्कस करना है। मतलब कैसे गैमीट्स बनते हैं, क्या प्रोसेस है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो सब कुछ हम लोग यहाँ प्री नेटल डेवलपमेंट में डिस्कस करें। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट मतलब आफ्टर बर्थ की जो डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर मैं नीचे हिंट के लिए आपके लिए लिख देता हूँ, प्री नेटल डेवलपमेंट में क्या कह दूँ कि बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ डेवलपमेंट्स। तो वो सारे डेवलपमेंट जो बर्थ से पहले होते हैं उन्हें प्रीनेटल हम लोग कह देते हैं, और वो सारे डेवलपमेंट जो बर्थ के बाद होते हैं उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, उन्हें पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कह देते हैं। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट मतलब इसमें क्या हो जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे चाइल्डहुड फेज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एडोलेसेंट फेज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, टीन एज वाले फेज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी कैसे डेवलप हो रही है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो सब कुछ पोस्ट नेटल में आ जाता है। अभी हम लोग का जो पूरा फोकस है ना, जो पूरा चैप्टर का डिस्कशन है, वो पूरा प्री नेटल डेवलपमेंट पर है। और प्री नेटल डेवलपमेंट के बेसिस पर हम लोग है ना 3 टाइप का रिप्रोडक्टिव इवेंट्स डिस्कस करते हैं, या 3 तरीके का रिप्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। वन ऑफ देम इज एसेक्सुअल, द अदर वन इज पार्थेनोजेनेसिस एंड सेक्सुअल। मतलब पार्थेनोजेनेसिस भी एसेक्सुअल का ही एक टाइप आप सोच सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि एक तो है एसेक्सुअल, वन ऑफ देम इज एसेक्सुअल एंड द अदर वन इज पार्थेनोजेनेसिस। इसके बारे में बच्चों ने नहीं सुना होगा, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में नया इवेंट हो सकता है। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दीज आर दी प्रीनेटल डेवलपमेंट्स में भी हम लोग ये 3 सब पार्ट्स हम लोग कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड लेट मी टेल यू दैट पार्थेनोजेनेसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल टाइप है। तो इन तीनों के बारे में अभी कंपैरेटिवली हम लोग बात करते हैं, और फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आएंगे, और फिर उसके अंदर फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल। मतलब इन तीनों के बारे में एक ओवरऑल आइडिया आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एक ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूँ, और फिर इन दोनों टॉपिक्स के बारे में चैप्टर के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसको फिर डिटेल में अब स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी जनरल, मैंने पहले ही बोला, एक जनरल आइडिया आपको पहले देना चाहता हूँ, एक जनरल आपको इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ मैं रब कर दे रहा हूँ। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट ऑल दोज थिंग्स इन योर नोट्स। अब हम लोग आ रहे हैं किसके बारे में बात करने, टू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस और ओवरव्यू ऑफ दीज डिफरेंट, है ना, इन अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में। ये जो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है, वन ऑफ देम इज एसेक्सुअल। तो ये जो है 3 तरीके के, there are 3 different types। एक हम लोग कह देते हैं, we can say one of it is asexual reproduction, the other one is parthenogenesis। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और इसके बारे में अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बेसिकली चैप्टर के एंड में हम लोग एसेक्सुअल और पार्थेनोजेनेसिस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सुनिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज द नेम इंडिकेट्स, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस का या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देयर इज अ सिंगल पेरेंट दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है जो ना मेल है और ना ही फीमेल है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। तो सिंपल सी बात है, मतलब नाम से समझ में आ रहा है ना, ए मतलब क्या, एब्सेंट, एंड सेक्सुअल मतलब सेक्स का यहाँ पर एब्सेंस होता है। एंड द टर्म सेक्स ओवर हियर मींस जेंडर। साइंस में या आपने फॉर्म भी भरा होगा तो उसमें सेक्स पूछा जाता है कि भाई सेक्स मेल और फीमेल, तो दैट इज एक्चुअली जेंडर इन साइंस। तो एसेक्सुअल जिसमें कोई जेंडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, जिसमें मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, जिसमें एक ही पेरेंट है, तो यू कैन से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। ये कैसा है, ये यूनिपेरेंटल है, इट इज यूनिपेरेंटल, इसके अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस में भी
एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इज ऑल्सो यूनिपेरेंटल, ये भी यूनिपेरेंटल है। देखिए अब इसके बारे में मैं आपको एक हिंट देता हूं कि पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली ओवम या एग से डायरेक्टली इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें स्पर्म फ्यूज नहीं करता है। अगर स्पर्म फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेक्सुअल हो जाएगा, लेकिन अगर स्पर्म फ्यूज नहीं किया, जो ओवम है वो डायरेक्टली ओवम ही अकेले ही डेवलप हो गया, किसमें, जाइगोट में और एम्ब्रियो में और इंडिविजुअल में, देन दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। दैट इज अ स्पेशल केस, यू कैन से इट इज अ स्पेशल केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग उसको सेक्सुअल नहीं मान सकते। चलिए फिलहाल हम लोग तीसरे तरफ हम लोग कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट मे बी यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल, है ना। ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल। छोटे बच्चों को लोअर क्लासेस में हम लोग कहते हैं कि इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा नहीं। देखिए कैसे, एक एग्जांपल अभी मैं आपको दूंगा। इट मे बी यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब सिंगल, पेरेंटल मतलब पेरेंट, बाई मतलब दो, और पेरेंटल मतलब पेरेंट्स, तो दो पेरेंट्स, मेल और फीमेल पेरेंट्स। आप कहेंगे सर एक पेरेंट भी इन्वॉल्व होता है कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? यस, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो बाइसेक्सुअल होते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, जैसे टेपवॉर्म। जो टेपवॉर्म है ना, फ्लैटवॉर्म का एक मेंबर है ये, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स पढ़ा है ना क्लास 11th में, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स। फ्लैटवॉर्म्स जो होते हैं उसका एक एग्जांपल है टेपवॉर्म, टीनिया सोलियम। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर है, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो एक ही पेरेंट है, लेकिन हाँ सेक्सुअल प्रोडक्शन तो हो रहा है। तो याद रखिएगा, यूजुअली इट इज बाई पेरेंटल, बट इट मे ऑल्सो बी यूनिपेरेंटल इन सम केसेस। लेकिन ये याद रखिएगा, यूजुअली क्या है, यूजुअली ये बाई पेरेंटल ही है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें यूनिपेरेंटल सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, खास करके किस केस में, जहां पर बाइसेक्सुअल कंडीशन है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एक केस हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बात हम लोग कह देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर गैमीट का यूजुअली फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इन सम केसेस गैमीट्स में बी फॉर्म्ड। सो ये बात याद रखिएगा कि गैमीट फॉर्मेशन may or may not take place, may or may not take place, है ना। गैमीट फॉर्मेशन यूजुअली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो गैमीटोजेनेसिस मे और मे नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे सर ठीक है, कहाँ गैमीट बनता है? कुछ केसेस में, जैसे आपने अभी बेसिकली पढ़ेंगे प्लांट्स वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर बेसिकली कुछ जगह पर गैमीट्स बनते हैं, जैसे एपोमिक्सिस वगैरह है, तो कुछ केसेस में गैमीट्स बनते हैं ना। तो नॉर्मली गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है यूजुअली, बट इन सम केसेस गैमीट्स में ऑल्सो बी फॉर्म्ड। ऐसे यहां पर अगर बात करें, यहां तो गैमीट्स बनते हैं, तो यहां पर गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहां पर गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। लेकिन यहां पर हमने क्या बता दिया कि यहां गैमीट फॉर्मेशन यूजुअली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी गैमीट्स बनते भी हैं कुछ केसेस में, जैसे एपोमिक्सिस हमने समझाया। मतलब एपोमिक्सिस एक पूरे चैप्टर में अलग से डिटेल टॉपिक आएगा, जब वहां पर आएगा तो मैं वापस से याद दिलवाऊंगा कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको समझा रहा था। चलिए अब दूसरी चीज यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहां तो बेसिकली गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा ये पार्थेनोजेनेसिस था ना, तो पार्थेनोजेनेसिस में भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। पार्थेनोजेनेसिस में जैसे मैंने आपको बोला ना कि वहां पर क्या हो जाता है कि वहां पर ओवम या एग डायरेक्टली डेवलप हो जाता है, किसके अंदर? द एग डायरेक्टली डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो और यू कैन से इनटू एन इंडिविजुअल। लेकिन यहां पर तो गैमीट फॉर्मेशन हो गई, सो गैमीट फॉर्मेशन यहां पर भी होता है, गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना। ये बात भी हो गई। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंड दिस इज द यूनिक केस जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो ये बात याद रखिएगा, यहां पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं है, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। यहां पर हम लोग क्या कह देते हैं? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन ये क्या है? पार्थेनोजेनेसिस है ना, सॉरी मैं हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसको कंफ्यूज, बट
पार्थेनोजेनेसिस के अंदर भी फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स। और फिर हम लोग कह देते हैं कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हम लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो वेरिएशन और नेग्लिजिबल वेरिएशन। तो देयर इज नो और नेग्लिजिबल वेरिएशन, नो या नेग्लिजिबल वेरिएशन होता है। और इसके अंदर हम लोग क्या कह देते हैं, इन केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस देयर इज एक्चुअली, पार्थेनोजेनेसिस के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयर इज अगेन नो और नेग्लिजिबल वेरिएशन, नो और नेग्लिजिबल वेरिएशन, यहां पर कोई वेरिएशन नहीं होता है या नेग्लिजिबल वेरिएशन होता है। देयर इज नो वेरिएशन और यू कैन से देयर इज नेग्लिजिबल वेरिएशन। अच्छा, प्लस यहां पर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग कह देते हैं कि यहां तो वेरिएशन एक यूनिक फीचर है, मतलब होता ही होता है। तो वेरिएशन इज प्रेजेंट, वेरिएशन इज प्रेजेंट और टेक्स प्लेस, इज प्रेजेंट और टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर वेरिएशन होता है, या यहाँ पर वेरिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और जहाँ मियोसिस होगा वहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी, और क्रॉसिंग ओवर से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन के। याद करिए जब हमने क्लास 11th में सेल डिवीजन में मियोसिस पढ़ा था और उसमें क्रॉसिंग ओवर आपको बताया था कि कैसे दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। तो जब क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है तो देयर आर न्यू कॉम्बिनेशंस और न्यू बेसिकली सेट ऑफ फीचर्स बीइंग फॉर्म्ड। तो वहां पर वेरिएशन एक बहुत यूनिक फीचर है ना। और ये बात याद रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर जो ऑस्प्रिंग्स, मतलब इसमें जो सेल्स बनाते हैं एक्चुअल में ऑस्प्रिंग्स को या जाइगोट को या एम्ब्रियो को, उनको हम लोग कह देते हैं ब्लास्टिमा। Blastima. These are the somatic cells which are responsible for the formation of the offsprings, and the offsprings are called as blastozoids. तो ब्लास्टोजॉइड्स वो ऑस्प्रिंग्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, और जिन सेल्स से, जिन सोमैटिक सेल्स से वो बनते हैं, उन सोमैटिक सेल्स को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्लास्टिमा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या देते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोजेनेसिस। और उसी तरीके से पार्थेनोजेनेसिस में हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो एग है या ओवम है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली डेवलप कर लेता है किसमें, ऑस्प्रिंग्स में। और यहाँ पर ऑस्प्रिंग्स को हम लोग क्या कह देते हैं, पार्थेनोड्स। These are the offsprings which are produced by parthenogenesis. इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। दिस इज विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन है। और लास्टली हम लोग यहां पर क्या कह देंगे कि यहां पर गैमीट फ्यूजन, हियर इट इज एक्चुअली गैमीट फ्यूजन। और ये जो गैमीट का फ्यूजन है उससे क्या डेवलप होता है, उससे डेवलप होता है जाइगोट, और इस जाइगोट से आगे फिर फर्दर एम्ब्रियो एंड इंडिविजुअल फीटस एंड द होल बेबी और द होल ऑस्प्रिंग्स डेवलप्स, है ना। यहाँ पर पूरा ऑफस्प्रिंग इससे डेवलप हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी मैंने बस एक ओवरव्यू आपको दे दिया तीनों प्रोसेसेस का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पार्थेनोजेनेसिस का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन एसेक्सुअल और पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हम लोग इस चैप्टर के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जो है बेसिकली अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और विद स्पेशल फोकस ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, ह्यूमंस में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।